हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग भैया फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जियोग्राफी के नेक्स्ट क्लास पर बात करने वाले हैं और आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 6। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज ज्वाइन गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस और एक बार अपने क्लासेस को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपके लिए आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है विदर्भ का, है ना भैया। विदर्भ, बरार, बीदर। ध्यान रखना, विदर्भ, बरार, बीदर, ये अक्सर वो नाम हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में लगातार पूछे जाते हैं। हालांकि विदर्भ का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है। आप सबको मैं बता दूं कि विदर्भ जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, विदर्भ की ही एक राजकुमारी थी जिनका नाम था लोपमुद्रा। आप सब लोग वैदिक काल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि लोपमुद्रा जो थी वो ऋचाओं की रचनाकार थी, श्लोकों की रचनाकार थी, जिनका विवाह अगस्त्य ऋषि के साथ हुआ था। इसके अलावा विदर्भ भी फेमस है। एक चीज और आप जानते होंगे कि लॉर्ड कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मिणी, वो भी कहां से है, विदर्भ से है। और साथियों, विदर्भ जो है ये आपका जो है महाराष्ट्र में है, ये हर कोई जानता है। आज आप लोग भी जान लीजिए। तो विदर्भ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विदर्भ जो है वो कहां है, महाराष्ट्र में है। और आप सभी लोगों से वैदिक पीरियड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक पीरियड में एक विवाह हुआ था जिसको अनुलोम विवाह कहा जाता है, सजातीय विवाह कहा जाता है। और उसमें लोपमुद्रा जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी, अगस्त्य ऋषि से। लोपमुद्रा का संबंध कहां से था, तो वो विदर्भ से था। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की का भी जो संबंध है वो कहां से है, विदर्भ से है। वो विदर्भ की राजकुमारी थी। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए, पाट अंचल या पाट प्रदेश, ध्यान रखना, पाट अंचल या पाट प्रदेश ये वो कहलाते हैं, क्षेत्र कहलाते हैं, ये पठारी क्षेत्र है। पाट जो शब्द आता है ये पठारी क्षेत्र से आता है। और पठारी क्षेत्र आप जानते हैं कि ये पाट अंचल जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा विस्तृत जो है वो आपका कहाँ पे है, छोटा नागपुर में ये आपके विस्तृत है। इसका मतलब ये हिस्सा जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है साथियों, ये आपके झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट हो जाता है वो झारखंड हो जाता है। तो पाट रीजन जो है ये आपके कहां पड़ जाएगा, आपके झारखंड में। और पाट रीजन का मतलब यही होता है, छोटा नागपुर का पठार को ही हम एक नाम और देते हैं, पाट रीजन कहते हैं। साथ ही साथ इसको और क्या कहते हैं, इसको भारत का रूर कहते हैं। ध्यान रखना, भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। ये कोयला अभ्रक है ना, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सब लोग। ठीक है ना, कोयला अभ्रक के लिए ये फेमस है। छोटा नागपुर पठार जो कि आपके कहाँ है, झारखंड में है। इसे भारत का रूर कहते हैं। आप जानते हैं कि रूर जो है ये कहाँ पे है, ये जर्मनी में है। और साथियों, ये जर्मनी में जो रूर है ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना इस बात का, किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। जैसे जर्मनी का रूर है कोयले के लिए, वैसे भारत का छोटा नागपुर है। ठीक है, चलिए ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। साथियों, क्वेश्चन कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि जो ये कोहिनूर हीरा है या कोहिनूर जो डायमंड है आपका, ये सबसे पहले कहाँ था, वारांगल में था। ध्यान रखना, वारांगल, वारांगल के राजा रुद्रदेव ने, वारांगल के राजा रुद्रदेव जो वहां के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर को दिया था। ये पहली बार आप देख सकते हैं। ठीक है ना,
यानी वारंगल के राजा थे रुद्रदेव, उन्होंने मलिक काफूर को दिया था। जब मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव राजाओं के साथ संधि करके वारंगल पर आक्रमण किया था, तो वारंगल के राजा ने अपनी जान बचाने के लिए ये कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। और हम सब लोग जानते हैं मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार यानी कि गवर्नर था। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि ये कोहिनूर हीरा जो है ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास आया था। बहुत जगह टहला वो, ईरान भी गया, फिर उसके बाद रणजीत सिंह के पास आया, दिलीप सिंह के, उसके बाद फिर जो है वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, ओके। तो साथियों कोहिनूर हीरा अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक है, आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा, ध्यान रखना गोलकुंडा, ध्यान रखना गोलकुंडा खदान, ठीक है ना, खदान से निकाला गया था, खदान से निकाला या निकला था, ध्यान रखना। तो गोलकुंडा की जो खदान है आंध्र प्रदेश में, वहीं से ये कोहिनूर हीरा निकला था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको जो है अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, अंडा की टोकरी, अंडा या अंडे की टोकरी, ध्यान रखना, अंडा या अंडे की टोकरी, ध्यान रखना, अंडा या अंडे की टोकरी इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर तंबाकू, ध्यान रखना तंबाकू, तंबाकू भी सबसे अधिक मात्रा में है, इस वजह से इसको ये देश कहते हैं तंबाकू का राज्य और अंडे की टोकरी वाला राज्य। ठीक है, वो हम कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ठीक है भैया, ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मणिपुर की मैं बात करूं, आप जानते हैं मणिपुर की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल। ये भी आपसे कभी कभी पूछता है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, इम्फाल एक नदी है, ध्यान रखना इम्फाल एक नदी है, इम्फाल क्या है, एक रिवर है, ध्यान रखना इम्फाल एक रिवर है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन और आता है इम्फाल बेसिन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछता है कि इम्फाल बेसिन कैसा मैदान है, तो आप बोलेंगे कि सर ये सरोवरीय मैदान है। अब आप कहेंगे सर ये सरोवरीय मैदान क्यों है, क्योंकि मणिपुर जो है, मणिपुर में क्या है, पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना क्या है, पहाड़ियां हैं। और उसके बाद फिर जहां गैप है वहां पर क्या है, ये आपका क्षेत्र हो जाता है मैदान का। तो इसमें क्या होता है, पहाड़ियों से रिवर जो आती हैं वो मैदानी इलाकों में क्या है, ये जम जाती हैं, फैल जाती हैं। तो वहां पर जो मैदान का निर्माण होता है वो सरोवर जैसा होता है ना, छिछले पानी जैसा, तो उसे सरोवरीय मैदान कहा जाता है। लगभग 90% जो इलाका है वो कैसा है, पर्वतीय इलाका है। कैसा इलाका है भैया, पर्वतीय इलाका है मणिपुर का। ठीक है, ओके। हाँ, यहां पर क्या है बच्चों, एक राज्यसभा की सीट है और 2 लोकसभा की सीट है और 60 विधानसभा की सीट है, ध्यान रखना मणिपुर का। ठीक है, आते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है बच्चों, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन स्टेट। भारत में एक जगह है जिसको हम सभी लोग बेंगलुरु बोलते हैं, ठीक है ना, तो सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली जिसको आप कह सकते हैं, है ना, सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली ये आपका हो जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, और ये बेंगलुरु आपका कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, हाँ कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, वैसे तो सिलिकॉन स्टेट इसको कहा जाता है। ठीक, किसको, कर्नाटक को कहा जाता है। बट एक बात का ध्यान रखना, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा एग्जीबिशन जो होता है, खुदाई जो होती है वो कहां से होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है भैया, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। आपसे देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए ना तो उसको मार्क जरूर कर लिया करें, सही सुमेलित। औरंगाबाद आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश दिया है तो गलत हो जाएगा। पालनपुर ये आपका गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। हुबली जो है ये आपके कर्नाटक में है, ध्यान रखना हुबली जो है ये आपके कहाँ है, कर्नाटक है। ये आपका दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है हुबली। और गुंटूर जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर।
ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो पालनपुर आपका कहाँ है? गुजरात में है। ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत है। ध्यान रखना, हुगली और हुबली ये दोनों में अंतर है। हुबली जो है ये कर्नाटक में है, और वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ध्यान रखना, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले क्या हुआ करता था? खड़गपुर, बंगाल में खड़गपुर। इसके बाद फिर क्या हो गया? गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद अब क्या हो गया? हुबली हो गया है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। हुबली जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है, माना क्या जाता है ही है। ठीक है भैया, ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, एक बार क्लासेस को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और क्लास अच्छी लग रही हो तो सेशन को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आप टेट, सुपर टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। दुनिया भर में बहुत तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं, यहाँ मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, बट मैं आपको पूरी कोशिश ये करता हूं कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको ऐसी कोई चीज बताने वाला नहीं हूं जो आपका टाइम बर्बाद करे। ठीक है, तो इसलिए आप 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे आप जो यहाँ पे समय देंगे, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से, माफ कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखें, जब भी आप परीक्षा में बैठे ना, क्योंकि आप 10-15 क्वेश्चन तो करने वाले नहीं हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं अगर आप परीक्षा में बैठते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें, जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है ना, कई बार हम पढ़ते हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है, बट दिमाग में चल रहा होता है कौन सम्मिलित है, और क्वेश्चन करके आते हैं। बाई गॉड बता रहा हूं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आते हैं ना, वैसे अपना माथा पीटते, अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया। और 1 नंबर 2 नंबर की कीमत भाई साहब वही जानता है जिसका 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वो गलती मत करिए। ठीक है भैया, तो छत्तीसगढ़ मैदान बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है महानदी। ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण करती है, इस वजह से ये जो है धान की खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। झारखंड छोटा नागपुर पठार है, बिल्कुल ठीक बात है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश मलनाड, ये सब सही है, ये गलत है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन। ध्यान रखना, ये रेन शैडो रीजन क्या है, इसको समझने के लिए छोटा सा आपको मैप समझाता हूँ। देखिए, जब यहां से आपका साउथ वेस्ट मानसून, ध्यान रखना, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, यहां से जब इंटर करता है, तो ये आप जानते हैं ये आपका क्षेत्र हो जाता है केरल। ठीक है, और ये जो क्षेत्र आपका देख पा रहे हैं ये हो जाता है तमिलनाडु। अब यहां पर जब ये मानसून इंटर करता है तो यहां पर क्या है, कुछ पहाड़ियां, यहां पे क्या है, पर्वत है, अनाई मुडी। अब इसमें होता क्या है भैया कि जैसे ये मानसूनी हवाएं इंटर करती हैं, ये इन पहाड़ियों से टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद ये यहाँ से ऐसे निकल जाती हैं। इस तरीके से ये मानसूनी हवाएं यहाँ से ऐसे निकल जाती हैं, इस तरीके से। अब आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तमिलनाडु का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या पड़ जाता है, ये सैडो एरिया में पड़ जाता है। ये क्या हो गया, सैडो एरिया में, इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो बारिश होती है, जब यही मानसून लौट के आता है तो यही बारिश होती है, देख लीजिए कहाँ होती है यही बारिश, उड़ीसा में, और कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। और ये बारिश जो होती है ये कब होती है, ठंडियों में, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है ना, जो ये आपका ट्रेड विंड चलता है, नॉर्थ ईस्ट वाला ट्रेड विंड चलता है, वहां से इनकी मतलब बरसात होती है। ये बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉनसून चैप्टर में। ठीक है, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके तुरंत समझ में आ गया होगा, है ना, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है ना, हाँ, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आपका महाराष्ट्र नहीं पड़ता है, बल्कि कौन पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, बट यहाँ तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, क्या यह बात सही है? नहीं, गलत है। 5 राज्य, ध्यान रखना, 5 राज्य। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ है ना, हाँ छत्तीसगढ़ हो जाता है, और छत्तीसगढ़ हो जाता है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नहीं तेलंगाना का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान इसमें हो जाएगा, गुजरात आपका हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद तेलंगाना भी है, ठीक है, तेलंगाना भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक और है आंध्र प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़, गुजरात एक है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 6 राज्य, ठीक है, ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए अब आप अगर मैप देखेंगे ना, भोपाल, ये जो कर्क रेखा यहां से गुजरती है, आप देखेंगे मैप में, यहां से गुजरती है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा के यहां पे है भोपाल, ये है भोपाल। अब भोपाल में अगर आप देखेंगे, भोपाल में अगर आप देखेंगे, भोपाल में अगर आप देखेंगे ना भैया, भोपाल में अगर आप देखेंगे तो भोपाल से कर्क रेखा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। तो कर्क रेखा के ये साउथ में है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। अरे लगती तो है भैया, लगती तो है, लगती तो है, लगती तो है, ऐसा कैसे कह रहे हो कि लगती नहीं है, है ना। हाँ, अब अरुणाचल प्रदेश क्या कह रहा है, कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है तो नामदफा है, नामदफा है, चांगलांग है, चांगलांग है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है, ये सभी सही है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो इसमें कोई सही नहीं है, इसमें ऑप्शन में आ जाना चाहिए था नॉट ऑफ एबव, ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कोई नहीं सही है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे घटते हुए क्रम में, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो घटता हुआ क्रम सबसे जो है वो किसका आ जाएगा आपका, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो अवरोही क्रम सबसे ज्यादा इसमें किसको हम लेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश क्या है ना, पहले 5वें स्थान पे था, लेकिन आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, है ना, आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, आंध्र प्रदेश और जानते तेलंगाना बन गया, तो इसका नंबर चेंज हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन आपका बिहार। बिहार जो है वो 12वें नंबर पे है, ठीक है। पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे है और एरिया में 12वें नंबर पे है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा राज्य पॉपुलेशन में जो है दूसरे नंबर पे, माफ कीजिए, पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे और एरिया में 12वें नंबर पे है, तो बिहार आता है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका डी ऑप्शन इसके साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो भैया सबसे कम अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, गुजरात का, गुजरात के बाद क्या हो जाएगा, कर्नाटक का, कर्नाटक के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश का, और इसके बाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है, ओके। हाँ, गुजरात का एरिया लगभग 192 के आसपास है, इसका लगभग 190 के आसपास है। आंध्र प्रदेश लगभग 161 यानी कि 16 लाख जो है ना, 1,61,000 के आसपास है। तमिलनाडु लगभग 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सब लाख में है, ठीक है ना, हाँ ये सभी लाख में है, 1.92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग ये हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है सबसे कम किसका है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है, किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है भैया, ओके।
चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है और एरिया में चौथे नंबर पे आ गया। पहले 5वें था, अब चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप सब लोग जानते हैं, पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान। ठीक है, पहले नंबर पे एरिया में कौन आता है, राजस्थान। दूसरे पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन आता है, महाराष्ट्र। और चौथे पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय स्थान पे कौन आ गया, महाराष्ट्र, लेकिन पॉपुलेशन में है बच्चों दूसरे स्थान पे। ठीक है, पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे है, दूसरे स्थान पे। ठीक है, ओके, ठीक है। लगभग यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लेते हैं लगभग 10 करोड़ समथिंग लाख के आसपास है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। हाँ, आंसर्स करते रहेंगे आप लोग, ध्यान रखना आंसर आप सभी को करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आंसर आप सभी को करते रहना है। ओके, हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब आपसे बात कर रहा है। ठीक है भैया, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीनों का निर्माण एक ही साल में हुआ था, यानी कि सन 2000 को हुआ था। ठीक है ना, तो याद करें। देखिए उत्तराखंड जो बना है ये बना है आपका 9 नवंबर 2000 को। ये किससे तोड़ के बनाया गया, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, ये 1 नवंबर को बना है सन 2000 को। ये किसको तोड़ के बनाया गया, मध्य प्रदेश को। फिर इसके बाद आपका झारखंड आ जाता है। ये आपका जो बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना है 15 नवंबर सन 2000 को। किससे तोड़ के बनाया गया, बिहार में। 1971 में क्या बना, हिमाचल प्रदेश कंप्लीट तरीके से। ठीक है, ये पंजाब से अलग होकर के बना है। अब इसमें क्या कह रहा है, एरिया की बात कर रहा है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें सबसे छोटा जो है आपका उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है ना, लगभग उत्तराखंड का एरिया 20,650 स्क्वायर मील के आसपास है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटा क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। देखिए जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से कह रहा था वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या क्वेश्चन आप सबसे कह रहा था कि जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पे है। आपको बताया था उस स्टेट का नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या बताया था हमने, जल्दी से बताइए। हमने आपको बताया था जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है, जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है और पॉपुलेशन में 12वें स्थान पे है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार स्टेट हो जाएगा। अगला आ जाइए, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। भैया उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 8 राज्य, 8 राज्य, एक संघ राज्य, एक संघ राज्य, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, पंजाब के साथ भारत उत्तर प्रदेश का कोई सीमा नहीं बनता है। राजस्थान से सीमा बनती है, यानी किसकी, मथुरा की। मथुरा सटा हुआ है राजस्थान से। झारखंड और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है सोनभद्र। और एक बात का ध्यान रखना, सोनभद्र जो है ये 4-4 जिलों, 4-4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है भैया, ओके। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मींस कॉमन नहीं है, किस राज्य के साथ, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ की सीमा जो है महाराष्ट्र से मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है, मिलती है। उड़ीसा के साथ मिलती है, बिल्कुल हाँ मिलती है। आंध्रा के साथ मिलती है, बिल्कुल ठीक है। बिहार के साथ इसका कोई बाउंड्री शेयर नहीं है।
इसके बिहार के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार के बाद पड़ेगा झारखंड, झारखंड के बाद तब पड़ेगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, और उसके ईस्ट में पड़ेगा उड़ीसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कहीं कोई बाउंड्री बिहार के साथ टच नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? अरे बाप रे बाप। देखिए आपको कल मैंने बताया था ना कि समुद्र तल से ऊंचाई जो ली जाती है वो कहां से ली जाती है, आपको हमने बताया था। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई ली जाती है वो कहां से ली जाती है? तो मुंबई से ली जाती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है लगभग 920 मीटर। जोधपुर की अगर आप देखेंगे, इधर ही एक ही साइड लिख देता हूं, जोधपुर की आप देखेंगे तो 280 मीटर। दिल्ली की आप देखेंगे तो लगभग 216 मीटर के आसपास इसकी हाइट हो जाती है। और नागपुर अगर देखेंगे तो लगभग इसकी भी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 310 मीटर के आसपास देखने को मिल रही है। अब आप इसमें खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि इसमें समुद्र तल से सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, या आप बताइए मुझे। समुद्र तल से सबसे ऊंचा कौन सा शहर है, इसमें आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा शहर जो है वो आपका कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक है, समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, ऊंचाई पे है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी है ना, नॉर्थ ईस्ट राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? हम सभी लोग 7 बहनों में आप पढ़ते होंगे। सबसे पहले अरुणाचल पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद नागालैंड पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद मणिपुर आ जाता है, फिर आ जाता है त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय, असम, है ना, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, नहीं सिक्किम नहीं, मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, ये सभी आते हैं आपके 7 स्टेट्स। तो इसमें नहीं है कौन सा? पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, ओके, इसमें आपका नहीं है पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वर्ष 1853 में जब आंध्र प्रदेश का अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? आप लोग ये पॉइंट हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे और भारत के संविधान में भी पढ़ते होंगे कि एक व्यक्ति थे और उनका नाम था पोटी श्रीरमुल्लू। क्या नाम था? पोटी श्रीरमुल्लू, पोटी श्रीरमुल्लू, है ना। इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल किया था इन्होंने 1952 में। और तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग इन्होंने किया था। ठीक है ना। ये भूख हड़ताल जो थी ये 56 दिन तक चली थी, ध्यान रखना 56 दिन तक इनकी भूख हड़ताल चली थी। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद फजल अली कमेटी बनती है और उस कमेटी ने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप बना सकते हैं। और 1 अक्टूबर जो है 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे, और इसकी राजधानी हुआ करती थी कुर्नूल। बाद में इसकी राजधानी आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद बनाई गई, और अब जानते हैं अमरावती राजधानी है। ठीक है, ओके। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अगर मैं भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं, है ना, एरिया की मैं बात करूं, तो एरिया में आपसे पूछ रहा है कि एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कहा जाता है, एक क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि कौन सा जिला संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा, कौन सा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ा है एरिया में, या भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है। तो साथियों वो सबसे बड़ा एरिया लेह हो जाता है। आपका सबसे बड़ा एरिया कौन सा हो जाता है? लेह। भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है और भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, लेह। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। लेह के बाद जैसलमेर, फिर उसके बाद कच्छ।
सोनभद्र की मैंने आपको बताया था, सोनभद्र पूछा है कि कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो चार राज्य हैं। बिहार आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड आपका हो जाता है और मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। तो 4 राज्यों की सीमाओं के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समूह में कौन सा एक तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल ठीक है। यहां पे मध्य प्रदेश आ गया है। मध्य प्रदेश नहीं बनाता है। ओके, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड नहीं। इसमें झारखंड आ गया, नहीं बनाता है। फिर से मध्य प्रदेश आ गया। ये पहला ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित, सुनियोजित का मतलब होता है प्लान्ड, है ना, प्लान्ड कैपिटल सिटी है। देखिए बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में तमाम यूरोपीय देश के लोग आए, पहले व्यापार किया, फिर शासन करना शुरू किया। इसमें सबसे टॉप क्लास के जो इंजीनियर्स थे वो कौन से थे? फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने कई शहरों का निर्माण किया, जैसे पुदुचेरी। अगर आप बात करें, पुदुचेरी किसने बनाया? फ्रांसीसियों ने बनाया। यनाम, माहे, कराईकल, इन सभी का प्लान किसने किया? डिजाइन किसने किया? फ्रांसीसियों ने किया। ऐसे आ जाइए मुंबई, मुंबई का डिजाइन किसने किया? गेराल्ड डोंगियार, ये एक ब्रिटिश था, उसने किया था। लेकिन मैं बात कर लेता हूं कुछ सिटीज की जो फ्रांसीसियों ने डेवलप किया है। ये सारे के सारे सिटीज में एक सिटी ऐसा है जिसको प्लान तरीके से नहीं बनाया गया, जिसमें चंडीगढ़ ऐसा है, फ्रांसीसियों ने बसाया। भुवनेश्वर फ्रांसीसियों ने बसाया, और बेंगलुरु भी है। ठीक है, लेकिन इसमें गांधीनगर जो आपका है ये प्लान्ड सिटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये गांधीनगर आप जानते हैं गुजरात की कैपिटल है, और ये प्लान्ड सिटी नहीं है। बाकी सब के सब प्लान्ड है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, देखते क्या कह रहा है। राजधानियों के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, असम की राजधानी क्या हो जाती है? दिसपुर, और इसके बाद गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर, मणिपुर की हो जाती है इम्फाल, और मिजोरम की हो जाती है आइजॉल। ठीक है, तो हो जाएगा 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 कहाँ है भैया? 3 4 1 2 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स है ना, उनकी कैपिटल बहुत पूछता है, आप उनको रट डालिए। ठीक है, हाँ उनके बारे में आप रट डालिए, वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं 7 सिस्टर्स में। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? भैया मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो है उत्तर प्रदेश, है ना। आपको पहले भी बताया था। इनमें कौन से हैं? 8 राज्य हैं और 1 संघ राज्य है, और साथ ही साथ एक विदेश भी है, और वो विदेश कौन है? नेपाल। एक विदेश भी है, और वो कौन है? नेपाल। ध्यान रखना इस बात का, है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल कंट्री के साथ भी बॉर्डर शेयर है ना, लेकिन सीमा नहीं है, बॉर्डर लाइन नहीं है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है, ओपन बाउंड्री है। ठीक है भैया, ओके। मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? अरे मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं जुड़ती है, ये आपसे पूछा है। तो मध्य प्रदेश की सीमा किसके साथ नहीं जुड़ती है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, लेकिन झारखंड नहीं है। ध्यान रखेंगे, झारखंड की सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ नहीं है, बल्कि किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भैया भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, फिर क्या जाता है? लद्दाख, क्योंकि अब ये भी तो बन गए हैं। तीसरे पे आपका आ जाता है अंडमान, और चौथे पे आता है आपका दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करना है, दिल्ली। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है? इनमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आपका दिल्ली हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद दादरा नगर हवेली दमन दीव हो जाएगा, फिर आपका पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, और सबसे आखिरी में आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? भैया ये है लक्षद्वीप।
एक बात का ध्यान रखना, लक्षद्वीप के बारे में जो बात आती है, हालांकि अगर संस्कृत में इसका नाम देखें, लक्षद्वीप का मतलब 1,00,000 द्वीप, जबकि हैं कितने, 36 द्वीप हैं। यहां पे क्या है, 36 आइलैंड है। क्या है, 36 आइलैंड है। और एक बात का ध्यान रखना, इसकी एरिया भी लगभग कितनी है, लगभग कितनी है, 36 स्क्वायर किलोमीटर है। देख लीजिए, 36 आइलैंड है, 36 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। ये आपका हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाइए, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पुदुचेरी के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। पुदुचेरी में कितने कितने क्षेत्र आते हैं, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यानम, ध्यान रखना। अब आपने देखा होगा कभी कभी मैप में देखा होगा आप लोगों ने, पुदुचेरी यहां भी दिखाते हैं, पुदुचेरी यहां भी दिखाते हैं, देखा होगा ना मैप में, क्योंकि जो ये माहे है यहीं पे है, केरल में है। तो इसका मतलब क्या है, ये पुदुचेरी के 4 जिले अलग अलग जगह पे हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। तो ये तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, और केरल कहां गया, केरल कहां गया, तमिलनाडु, आंध्रा कहां है, ये है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में फैले हुए हैं। इसीलिए आपको जो पुदुचेरी है वो 3 जगह मैप में दिखाया जाता है। दमन और दीव, साथियों ध्यान रखना, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्रता उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य, नहीं, ब्रिटिश आधिपत्य नहीं था, यहां पे पोर्तुगीज थे, पुर्तगाल का अधिकार था। बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दमन और दीव के बीच खंभात खाड़ी, ठीक है, इसकी राजधानी दमन, ठीक है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। राजधानी क्या है, दमन है, और आपका क्या हो गया। अब बच्चों अगर मैप में देखोगे ना, मैप में देखोगे तो जो ये दमन है, ये दमन यहां है, दमन यहां है, ये है दमन, और जो दीव है वो यहां है। दीव बिल्कुल आपके गुजरात में यहां पे एक जगह पड़ता है, जूनागढ़, इसी जूनागढ़ के पड़ोस में है। जबकि ये दमन जो है ये गुजरात का साउथ वाला पार्ट है, और ये महाराष्ट्र का नॉर्थ वाला पार्ट है। तो महाराष्ट्र और साउथ ऑफ गुजरात का एरिया में दमन आपका पड़ता है। अब दमन क्या है, राजधानी है दमन दीव की, साथ ही साथ जो दादर और नगर हवेली है ना, इसकी भी कैपिटल क्या बना दी गई है, दमन बना दी गई है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली ये 2 अलग अलग थे, अब ये एक बना दिए गए हैं। अब इसकी भी कैपिटल क्या कर दी गई है, इसकी भी कैपिटल दमन कर दी गई। अब जैसे देखो ये सिलवासा है, ये सिलवासा राजधानी किसकी है, दादर नगर हवेली की है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि दमन दीव और दादर नगर हवेली ये सब मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया, और इसकी कैपिटल अब होती है दमन। ठीक है भैया, अब इसकी कैपिटल क्या है, दमन। ठीक, ओके। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, ज्योग्राफी के क्लास नंबर 7 के साथ। तो जुड़े रहें आप सब लोग गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पे, और लगातार यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं आपकी परीक्षाओं के, 1 या 2 महीने और रह गए हैं, मोटा मोटा देख लें तो 1 महीना रह गया है, और जुलाई में पेपर होने वाला है। तो एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर लीजिए भैया। अगर नींद में है तो उठ जाइए। वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी क्या कहते हैं, राइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल अचीव योर गोल। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें तब तक आप शांत मत बैठें, उठिए, जागिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद।